हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में मैं अवेलेबिलिटी का डेमो करके दिखाऊंगा। ये वीडियो मेरा पिछले वीडियो के कंटिन्यूएशन में है। अगर आपने मेरा अवेलेबिलिटी का वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो देखिए, उसके बाद ही आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो के पर्पस के लिए मैंने एक वेब सर्विस बनाई है स्प्रिंग बूट को यूज़ करके और एक एपीआई एक्सपोज किया है। तो हम सबसे पहले उस वेब सर्विस को अपने लोकल होस्ट पे चला के देखेंगे। अगर वो सही रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जनरेट करता है तो फिर उसको रिमोट सर्वर्स पे डिप्लॉय करेंगे। पहले एक रिमोट सर्वर पे डिप्लॉय करेंगे और फिर 3 रिमोट सर्वर पे डिप्लॉय करेंगे। और जो रिमोट सर्वर्स होंगे वो एक लोड बैलेंसर के पीछे होगा। लोड बैलेंसर भी कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो मैंने एक बहुत सिंपल सा वेब सर्विस बनाया है और इसमें एक एपीआई एक्सपोज किया है हेलो एंड पॉइंट पे। तो जब भी क्लाइंट हेलो एंड पॉइंट पे रिक्वेस्ट रेज करेगा, ये जो सर्विस है एक सॉकेट बनाएगी। ये टीसीपी सॉकेट होगा और इस सॉकेट की हेल्प से वो अपना आईपी एड्रेस पता लगाएगा। और जब उसे अपना आईपी एड्रेस मिल जाएगा तो वो एक रिस्पांस जनरेट करेगा। हेलो पुष्कर, द रिस्पांस इज फ्रॉम दिस आईपी एड्रेस। तो अपना आईपी एड्रेस भी वो प्रिंट कर देगा। जो आईपी एड्रेस होगा वो लोकल आईपी एड्रेस होगा, प्राइवेट आईपी एड्रेस। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जो रिस्पांस जो है वो किस होस्ट ने जनरेट किया है। ठीक है? तो चलिए सबसे पहले इसको बिल्ड करते हैं। पहले वर्क स्पेस क्लीन कर लेते हैं। तो मेवन क्लीन मेवन क्लीन सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद मेवन पैकेज जो है इस पूरे प्रोजेक्ट का एक डिप्लॉयबल आर्टिफैक्ट बनाएगा। उस डिप्लॉयबल आर्टिफैक्ट को हम किसी भी होस्ट पे या किसी भी रिमोट सर्वर पे ले जाकर डिप्लॉय कर सकते हैं। और जो डिप्लॉयबल आर्टिफैक्ट होता है वो इसका टारगेट फोल्डर में होता है। तो लेट्स सी सी डी टारगेट। तो इस सर्विस का जो डिप्लॉयबल आर्टिफैक्ट है वो ये है demo-0.0.1-snapshot। सो इस जार को हम किसी भी होस्ट पे ले जाके उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। तो अगर सिंस ये इसी लैपटॉप पे है तो इसको यहीं डिप्लॉय करते हैं। तो इसको डिप्लॉय करने का जो कमांड है वो है java-jar demo snapshot। ओके। तो ये स्टार्ट हो गया। जो स्टार्ट हुआ है ये पोर्ट 8080 पे हुआ है। तो चेक करते हैं कि इसका रिस्पांस जो है लोकल मशीन पे कैसा आता है। तो लोकल होस्ट, ठीक है। तो इसने एक बिल्कुल सक्सेसफुल रिस्पांस जनरेट किया। हेलो पुष्कर, द रिस्पांस इज फ्रॉम आईपी एड्रेस दिस। तो ये मेरा जो है इस मेरे लैपटॉप का लोकल एड्रेस है, लोकल आईपी एड्रेस है। तो इसने ये एड्रेस प्रिंट किया है। ठीक है। तो अब यह हम सेम प्रोसीजर अपनाएंगे। तो रिमोट सर्वर्स पे डिप्लॉय करने के लिए तो मैं आपको पहले आप रिमोट सर्वर्स का सेटअप बता देता हूँ कि मैंने रिमोट सर्वर्स का जो सेटअप है वो क्या किया है। तो मैंने तो मैंने 3 सर्वर्स बनाए हैं। वो तीनों के तीनों नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में है। एडब्ल्यूएस के सर्वर्स हैं वो। तो और एक लोड बैलेंसर के लिए भी सर्वर बनाया है। लोड बैलेंसर भी मैं इस वीडियो में अपना खुद का बना रहा हूँ। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है ये मेरा पूरा सेटअप है। इसमें मेरे 3 होस्ट हैं। ये तीनों रिमोट सर्वर्स हैं। और जो ये चौथा वाला है ये एक लोड बैलेंसर की तरह काम करेगा। ये तीनों सर्वर्स मैं इसके पीछे लगाऊंगा। और ये मेरा मैक का टर्मिनल है। हम इधर से कर्ल कमांड चलाएंगे और चेक करेंगे रिक्वेस्ट का रिस्पांस जनरेट हो रहा है कि नहीं। ठीक है। तो मैं पहले इसका आपको आईपी एड्रेस बता देता हूँ, लोकल आईपी एड्रेस। तो ये मेरा एक सर्वर है। इसका लोकल आईपी एड्रेस जो है वो 172.31.25.33 है। और जो मेरा दूसरा सर्वर है उसका जो प्राइवेट आईपी है वो 172.31.29.241 है। और जो मेरा तीसरा सर्वर है उसका प्राइवेट आईपी एड्रेस है 172.31.22.231। इसके मैंने ये सब जो है प्राइवेट नेटवर्क में है। प्राइवेट नेटवर्क इसलिए ताकि इसको कोई भी यूज़र पब्लिकली एक्सेस ना कर पाए। अगर इसका पब्लिक आईपी अगर एक्सपोज हो जाए तो कोई भी यूज़र इसे हिट कर सकता है। जब जो कि मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि इन तीनों सर्वर पे अगर रिक्वेस्ट आए तो वो सिर्फ और सिर्फ लोड बैलेंसर के थ्रू आए। तो यानी लोड बैलेंसर का आईपी जो होगा वो पब्लिक होगा और ये तीनों सर्वर्स के आईपी प्राइवेट हैं और ये लोड बैलेंसर के पीछे होंगे। ठीक है। तो अब हम तो मैंने इन पे और तो जो ये डिप्लॉयबल आर्टिफैक्ट है सी डी, ये जो जार है ये इस तीनों सर्वर्स पे डिप्लॉय करेंगे। तो ये जार मैं ऑलरेडी इन पे भेज चुका हूँ थ्रू एससीपी कमांड। आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा यहाँ ये मैंने भेजा हुआ है। तो अब इसको रन करेंगे। उससे पहले लोड बैलेंसर को सेटअप कर लेते हैं। ठीक है।
तो ये लोड बैलेंसर का कॉन्फ़िगरेशन है, sudo vim। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं बैकएंड में मैंने कोई भी सर्वर्स नहीं डाले हुए हैं। तो पहले एक सर्वर्स डाल लेते हैं। एक लोड अभी अभी जो सेटअप होगा उसमें लोड बैलेंसर के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही होस्ट होगा। ठीक है, तो अगर इसमें सर्वर, इसका प्राइवेट आईपी, पोर्ट 880। तो ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने डाल दिया लोड बैलेंसर के पीछे। अब इस लोड बैलेंसर को स्टार्ट कर लेते हैं। sudo service nginx restart। तो जो हमारा जो लोड बैलेंसर वो स्टार्ट हो गया। अब क्योंकि लोड बैलेंसर के पीछे एक ये वाला जो होस्ट है वो लग चुका है, तो जो भी इस लोड बैलेंसर पे रिक्वेस्ट करेगा वो इस होस्ट पे जाएगा। अब क्योंकि ये सर्विस अभी अप नहीं है तो सारे रिक्वेस्ट फेल होने चाहिए। तो पहले हम कॉल करके चेक कर लेते हैं। ये जो है ये मेरे लोड बैलेंसर का पब्लिक आईपी है, तो जो रिक्वेस्ट होगी वो इसी आईपी पे होगी। ठीक है, तो अभी जो लोड बैलेंसर है वो जो रिक्वेस्ट है वो किसी को दे नहीं पा रहा है। वो ट्राई तो कर रहा है बट किसी सर्वर को दे नहीं पा रहा है। ठीक है, क्योंकि कोई सर्विस अप नहीं है। तो अगर इस सर्विस को मैं अप कर दूं जावा -jar, अब जो है ये सर्विस अप हो गई है। तो जब भी लोड बैलेंसर पे रिक्वेस्ट आएगा, लोड बैलेंसर उस रिक्वेस्ट को इस सर्वर को फॉरवर्ड कर देगा और ये सर्वर जो है उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, प्रोसेस करेगा और रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। ठीक है, तो चेक करते हैं दोबारा कॉल करके। सी, जो रिस्पॉन्स जो है वो आ गया और ये जो आईपी एड्रेस है 172.31.25.33, ये मेरे इस प्राइवेट सर्वर का आईपी एड्रेस है। ठीक है, और सिंस मैंने कोड में ये सिसआउट भी लगा रखा है लॉगिंग पर्पस के लिए ताकि दिख जाए, तो इसने जो रिस्पॉन्स जनरेट किया उसमें जो आईपी है वो ये है। ठीक है, ये इसका खुद का आईपी एड्रेस है। अब इसको हम कितनी बार भी रिक्वेस्ट करेंगे, एक पीछे सर्वर है जो इसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है और रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है। अब लेट से ये सर्वर डाउन हो जाता है, तो देखते हैं पूरा का पूरा सिस्टम डाउन हो पाता है कि नहीं। ठीक है, तो अगर इस सर्वर में लेट से कोई भी प्रॉब्लम आ गया, डेटा सेंटर डाउन हो गया या इंटरनेट चला गया, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, जो भी रीज़न है, सिस्टम हैंग हो गया, सीपी यूटिलाइजेशन बढ़ गया और जिसकी वजह से सिस्टम अनस्टेबल हो गया और डाउन हो गया, तो अगर डाउन हो जाता है तो पूरा का पूरा सर्विस जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो अगर मैं इसको स्टॉप कर दूं, शट डाउन हो गया ये सर्विस। अब अगर मैं रिक्वेस्ट सेंड करूंगा तो रिक्वेस्ट जो है वो फुलफिल नहीं होगी। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि अगर इसको हम 3 जगह डिप्लॉय करते हैं, इसके 3 रेप्लिका बनते, तो अगर एक सर्विस डाउन हो जाती तो क्या ये सर्विस ओवरऑल अवेलेबल रहती या नहीं रहती। ठीक है, तो पहले इसका तीनों सर्वर्स को मैं लोड बैलेंसर के पीछे लगा देता हूँ। ठीक है, इसका आईपी एड्रेस जो है वो 172.31.31, और जो तीसरे सर्वर का है वो है 172.31.22.238। तो ये मैंने तीनों सर्वर्स को लोड बैलेंसर के पीछे लगा दिया। सर्वर जो है वो लोड बैलेंसर को रीस्टार्ट कर लेता है। लोड बैलेंसर रीस्टार्ट हो गया। अब क्या होगा, जो जब भी रिक्वेस्ट आएगी लोड बैलेंसर के पास, तो लोड बैलेंसर जो है इन तीनों में जो भी अवेलेबल होगा उसको भेज देगा। अभी मैंने कोई स्पेसिफिक एल्गोरिदम नहीं यूज़ किया है लोड बैलेंसर में, तो जो लोड बैलेंसर है वो राउंड रॉबिन एल्गोरिदम यूज़ करेगा। यानी पहले पहले जो है रिक्वेस्ट वो इस सर्वर को भेजेगा, अगला रिक्वेस्ट इस सर्वर को भेजेगा और तीसरा रिक्वेस्ट इस सर्वर को भेजेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी अभी तीनों में ही डिप्लॉयड नहीं है, तो अगर मैं इसको रिक्वेस्ट करूं तो ये फेल करना चाहिए। ठीक है, ये फेल कर गया। ठीक है,
अब इसको डिप्लॉय करते, इसको सर्विस जो है वो आप लेके आते हैं। तो मैंने पहले होस्ट में सर्विस अप कर दी, दूसरे होस्ट में भी सर्विस अप कर दिया, तीसरे होस्ट में भी सर्विस अप कर दिया। ठीक है, तीनों सर्विस अप है। तो अब हम पहला कॉल करते हैं। तो इसने पहला कॉल 238 से दिया, यानी पहला कॉल जो हुआ, पहले कॉल को सर्वर 3 ने रिस्पॉन्स जनरेट किया। अब इसका दूसरा रिक्वेस्ट करते हैं। तो दूसरा रिक्वेस्ट 241, दूसरा रिक्वेस्ट जो आया वो 241 ने दिया। ठीक है, सेकेंड वाले सर्वर ने। अब इसको फिर से कॉल करते हैं। तो 238 दोबारा से इसने दिया। ठीक है, तो अगर जब पीछे सर्वर्स तीनों अप हैं तो जो लोड बैलेंसर है वो किसी को भी रिक्वेस्ट भेज सकता है। जनरली इसे राउंड रोबिन फॉर्म में एक एक करके भेजना चाहिए था, बट समहाउ ये इस होस्ट को ज़्यादा फेवर कर रहा है फिलहाल के लिए। या अब इसने तीसरे होस्ट को भी भेज दिया। ठीक है, तो यानी तीनों होस्ट जो है वो अपना रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं और रिस्पॉन्स जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, सेम चीज़ को हम कर्ल कमांड से भी चेक कर सकते हैं। अगर ये मेरा मैक का टर्मिनल है, अगर मैं इसको कर्ल करूं तो सी इसका जो रिस्पॉन्स है उसने इस सर्वर ने दिया 238। ठीक है, ये पूरा का पूरा मैच हो गया। और अगर मैं फिर से करता हूँ तो उसको सर्वर 1 ने रिस्पॉन्स किया, और अगर मैं फिर से करता हूँ तो 241 ये सर्वर 3 ने रिस्पॉन्स किया। ठीक है, तो अगर हम अब हम चेक करते हैं, अगर हम किसी को डाउन कर देते हैं तो क्या ये सर्विस जो है वो पूरी की पूरी डाउन रहती है कि नहीं। ठीक है, अगर मैं इसको डाउन कर देता हूँ सर्वर 1 को, ठीक है, सर्वर 1 पूरा डाउन हो गया। अब चेक करते हैं कि पूरा का पूरा सर्विस जो है वो अप है या डाउन है। तो अगर मैं इसको फिर से कॉल करूँ तो सर्वर अभी भी अप है, पूरी सिस्टम जो है अभी भी अवेलेबल है। ठीक है, टर्मिनल के थ्रू भी चेक कर सकते हैं इसको। ये किया तो रिक्वेस्ट जो है सर्वर 2 के पास आया। फिर से अगर मैं करता हूँ तो सर्वर 3 के पास आया। फिर से मैं करता हूँ तो सर्वर 2 के पास। फिर से मैं करता हूँ तो सर्वर 3 के पास, क्योंकि ये जो है अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, अब लेट से सर्वर 2 को भी डाउन कर देते हैं। अब हमारे पास सर्वर जो अवेलेबल है वो केवल सर्वर 3 है। तो सारे रिक्वेस्ट यही सर्वर प्रोसेस करेगा और रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। तो इसको कॉल करते हैं। कॉल किया, इसने जनरेट किया। फिर से करते हैं, फिर से इसी ने किया, फिर से इसी ने किया। ठीक है, इधर से भी चेक कर सकते हैं। जो आईपी एड्रेस है वो 238 है। तो सी सबके सब एक ही आईपी एड्रेस आ रहे हैं, और सेम चीज़ को हम पोस्टमैन से भी चेक कर सकते हैं। मैं करके दिखा देता हूँ। अगर मैं गेट कॉल करता हूँ इस होस्ट पे तो सी इसका जो रिस्पॉन्स आया वो भी 238 से ही आया, अभी भी 238 से। अब एक काम करते हैं, सर्वर 1 को अप कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, सर्वर 1 भी अप हो गया। अब हमारे पास रिस्पॉन्स जो है वो दो सर्वर से आने चाहिए, सर्वर 238 से और 33 से। तो अब इसको पहला किया, 238 से आया, अब 233 से आ गया। ठीक है, 238 233 238 233। अब एक काम करते हैं, तीनों सर्विस को ही डाउन कर देते हैं। तो इसको भी डाउन कर दिया और इसको डाउन कर दिया। अब अब हम कह सकते हैं कि जो सर्विस जो है वो डाउन है, क्योंकि कोई सर्विस अभी प्रेजेंट ही नहीं है जो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करे, प्रोसेस करे और रिस्पॉन्स जनरेट करे। तो ये कर्ल कमांड भी फेल करेगा। कर्ल कमांड फेल हो गया बैड गेटवे के थ्रू। और अगर उसे क्रोम से कॉल करते हैं तो भी इधर भी फेल हुआ, और अगर पोस्टमैन से भी करते हैं तो वो यहाँ पे भी फेल हुआ। ठीक है, और अगर मैं एक भी अब कर देता हूँ, जैसे कि सर्वर सेकंड जो मैंने अप किया, तो ये दोबारा ठीक है वो अप हो गया और उसने रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया 241। सिमिलरली वो इधर भी रिस्पॉन्स जनरेट करेगा और पोस्टमैन पे भी रिस्पॉन्स जनरेट कर देगा। ठीक है, तो ये था प्रैक्टिकल डेमो कि हम अगर अपने सिस्टम में रिडंडेंसी लेके आते हैं, अपने सर्विस को मल्टीपल जगह पे डिप्लॉय करते हैं,
तो इससे हमारी अवेलेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अभी अगर मेरे पास एक ही होस्ट था, तो अगर वो एक होस्ट डाउन है, तो मेरा सिस्टम जो है वो अनअवेलेबल हो गया। बट अगर 3 है, तो सिस्टम अनअवेलेबल तब होगा जब तीनों के तीनों डाउन होंगे। तीनों में से एक भी अवेलेबल होगा, तो मेरा सिस्टम जो है वो अप है। ठीक है? इस वीडियो में जो-जो टेक्नोलॉजीज़ मैंने यूज़ करी है, लाइक स्प्रिंग बूट, लोड बैलेंसर यूजिंग एनजीएनएक्स सर्वर, उन सब के ऊपर आने वाले टाइम में मैं वीडियो बनाऊँगा और इस चैनल पे अपलोड करूँगा। तो ये था अवेलेबिलिटी के ऊपर मेरा डेमो। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और अगर बुरा लगा हो तो डिसलाइक कर देना और रीज़न बता देना कि बुरा क्यों लगा है, ताकि मैं उसको अपडेट कर सकूँ, और अपने फ्रेंड्स में शेयर करो ताकि उसे भी ये नॉलेज मिल सके। और हो सके तो चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। अगर मैं कोई फ्यूचर में वीडियो डालता हूँ तो आपको एज़ अ नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा। ठीक है? तब तक के लिए बाय।